आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% किया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रामाणिक समाचार प्रदान करने के लिए आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की सराहना की। और भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों सहित 4 सहकारी बैंकों की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए इनसे राशि निकालने पर लगाया प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर बुंदेलखंड के किलों के जीर्णोद्धार के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से संपन्न है। उन्होंने कहा कि झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए अनेक प्राचीन किले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं पर गहन अध्ययन किया जाए और इसके लिए प्रोफेशनल एजेंसी की मदद ली जाए। उन्होंने कहा कि किलों के जीर्णोद्धार के लिए पीपीपी मॉडल अपनाया जाए। श्री योगी ने कहा कि किलों तक जाने वाले मार्गों की मरम्मत की जाए और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। श्री योगी ने इस कार्य में अंतर विभागीय समन्वय पर जोर दिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में कल संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण करेंगी। श्रीमती मुर्मू पहली आदिवासी नेता हैं जो देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर आसीन होंगी। एनडीए उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है। यह राहत 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक ट्वीट में यह जानकारी दी गई। इससे प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रित लाभान्वित होंगे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कल कानपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव में शामिल हुई। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के स्वावलंबी रेहड़ी पटरी वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्वनिधि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी पहल बताते हुए कहा कि कोविड काल के दौरान रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 का ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसे समय से भर देने पर 20,000 का ऋण और इसे भी समय से भर देने पर 50,000 तक का ऋण दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों ने लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य है कि समूह की महिलाएं 1 वर्ष में 1 लाख रुपए तक परिवार के खर्च के लिए निकाल सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को सावधान करते हुए कहा कि अगर मीडिया ट्रायल पर गलत अवधारणा पैदा हुई है तो उन्हें अपनी कार्यप्रणाली पर आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश NV रमणा की मीडिया के संबंध में की गई टिप्पणी पर श्री ठाकुर ने मीडिया से आत्मचिंतन करने को कहा। श्री ठाकुर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर कल नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया को आत्मचिंतन करना होगा कि कहीं वे समाचारों के प्रसारण में लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे।
श्री ठाकुर ने आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की प्रसारण गुणवत्ता पर बल देते हुए कहा कि ये संस्थान लोगों को विश्वसनीय समाचार दे रहे हैं। उन्होंने आकाशवाणी से स्वतंत्रता सेनानियों और अज्ञात शहीदों के योगदान को समर्पित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह विकसित हो रहे भारत में भी लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि 480 केंद्र और 600 ट्रांसमीटर का व्यापक नेटवर्क आकाशवाणी के प्रसारण को सुदूर क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक को संबोधित किया। बैठक में 16 जनपदों के जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इसके लिए सतत अनुश्रवण तथा स्थलीय निरीक्षण के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने रुर्बन मिशन के कार्यक्रमों एवं उनकी अद्यतन प्रगति से अवगत कराया। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए इन बैंकों से राशि निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 बैंक, बिजनौर का यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बहराइच का नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल हैं। जमाकर्ता बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से 10,000 रुपये ही निकाल सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिजनौर के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों के धन की निकासी पर प्रतिबंध भी शामिल है। रिजर्व बैंक के ये निर्देश 6 महीने तक लागू रहेंगे। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC रामायण सर्किट की रेल सेवा आगामी 24 अगस्त से फिर से शुरू कर रहा है। रामायण से जुड़े स्थानों के दर्शन कराने की व्यवस्था के लिए शुरू की गई यह सेवा कोरोना काल में स्थगित कर दी गई थी, जिसे पुनः शुरू किया जा रहा है। लखनऊ स्थित IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि 20 दिनों वाली यह यात्रा सेवा दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। 600 यात्रियों के पहले जत्थे के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। आगामी 24 अगस्त को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रामायण यात्रा की पुनः शुरुआत की जा रही है। रामायण सर्किट पर चलाए जाने वाली ये ट्रेन तकरीबन 600 यात्रियों को लेकर चलेगी, जिसकी बुकिंग IRCTC की तरफ से ओपन कर दी गई है। यह यात्रा अब 20 दिनों की यात्रा होगी। पिछली यात्रा 17 रात और 18 दिनों की थी। इसके लिए जो चार्ज लिया जा रहा है वो 73,500 रुपये का चार्ज है और इसमें प्रभु श्री राम से जुड़े सारे महत्वपूर्ण स्थलों को दिखाने की बात की गई है और ये ट्रेन जो है नेपाल में जनकपुर धाम तक भी जाएगी और इसके तहत जो बुकिंग हो रही है उसमें एक खास तरह का प्रावधान रखा गया है कि 73,500 का जो शुल्क है वो यात्री जो भी पर्यटक होंगे 2 वर्षों तक में भी दे सकते हैं और इंस्टॉलमेंट की सुविधा जो है उनको प्रदान की गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप केंद्र सरकार पूरे देश में हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। श्री किशोर कल वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मॉडल फॉर यूनिटी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक किलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के दिए निर्देश। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% किया।
राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रामाणिक समाचार प्रदान करने के लिए आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार की सराहना की। और भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों सहित 4 सहकारी बैंकों की खस्ता हाल वित्तीय स्थिति को देखते हुए इनसे राशि निकालने पर लगाया प्रतिबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।